नमस्कार और स्वागत है। पिछली बार हमने राज्यपाल की विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों पर काफी विस्तार से बात की थी। जी। आज हम राज्यपाल की भूमिका के दो और कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा में रहने वाले पहलुओं पर गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। उनकी न्यायिक शक्तियां और स्वविवेकीय शक्तियां। ये ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यपाल पद को मतलब सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख होने से कहीं आगे ले जाती हैं। सही कहा। तो आज का हमारा उद्देश्य है इन शक्तियों की तह तक जाना। राज्यपाल न्याय व्यवस्था में वास्तव में क्या भूमिका निभाते हैं, और सबसे दिलचस्प, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब वे मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हैं या कुछ मामलों में एक वास्तविक शक्ति केंद्र भी? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं न्यायिक शक्तियों से। बिल्कुल। राज्यपाल की न्यायिक भूमिका संविधान ने ही तय की है और ये राज्य की न्याय प्रणाली के सही ढंग से चलने के लिए कह सकते हैं जरूरी है। ये महज एक पदवी नहीं बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 161 की बात आती है। ये दया याचिका और क्षमादान से जुड़ा है ना? जी हाँ। सुनने में ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है, जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुए। हाँ, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ये अधिकार देता है कि वे राज्य के कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकें, माफ कर सकें या उसके स्वरूप को बदल सकें। अच्छा। इसे दया याचिका की प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। इसके पीछे का विचार एक तरह से न्याय के साथ करुणा को भी स्थान देना है। इसमें क्या अलग अलग तरह के प्रावधान हैं? हाँ, इसमें 5 मुख्य प्रकार हैं। पहला, क्षमादान, पार्डन, जिसमें दोषी को सजा और सभी दंडों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है। पूरी तरह माफी। जी। दूसरा, लघुकरण, रिमिशन, इसमें सजा की अवधि कम की जाती है पर उसका चरित्र मतलब प्रकृति वही रहती है। अच्छा, अवधि कम होगी, सजा का प्रकार नहीं बदलेगा। सही। तीसरा, प्रविलंबन, रिप्रीव, इसका अर्थ है सजा के अमल पर कह लीजिए अस्थायी रोक लगाना। रोक लगाना क्यों? खासकर मृत्यु दंड के मामलों में, ताकि दोषी को क्षमा याचना के लिए थोड़ा समय मिल सके। समझ गया। चौथा है विराम, रेस्पाइट, जिसमें दोषी की किसी विशेष स्थिति जैसे मान लीजिए शारीरिक अपंगता या महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण सजा को कम कर दिया जाता है। ओके, विशेष परिस्थितियों में। हाँ। और पांचवा है परिहार, कॉम्यूटेशन, इसमें सजा की प्रकृति को बदलकर हल्का कर दिया जाता है, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। ये तो काफी विस्तृत है, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये शक्ति केवल राज्य के कानून तक ही सीमित है। अगर मामला केंद्रीय कानून का हो तो? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। राज्यपाल की यह शक्ति केवल उन्हीं मामलों पर लागू होती है जहां किसी राज्य के कानून का उल्लंघन हुआ हो। अच्छा। अगर अपराध केंद्रीय कानून के तहत आता है या सजा मृत्युदंड है, जिस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों विचार कर सकते हैं, पर अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो क्षमादान की जो व्यापक शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। अच्छा, वो अनुच्छेद 72 के तहत? जी हाँ, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 72 में है। क्या इस शक्ति के प्रयोग पर कोई नियंत्रण है या ये पूरी तरह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है? क्योंकि देखिए, कई बार ऐसी शक्तियों के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप भी लगते हैं। देखिए, ये एक वैध चिंता है। हालांकि यह एक कार्यपालिका शक्ति है, पर यह पूरी तरह न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनमाना प्रयोग हो सकता है। अच्छा, यानी अदालतें देख सकती हैं इसे? जी। मारूराम बनाम भारत संघ 1980 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि क्षमादान की शक्ति मनमानी नहीं हो सकती और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर एपुरुष सुधाकर 2006 मामले में न्यायालय ने और जोर देकर कहा कि यदि क्षमादान का निर्णय बाहरी कारणों से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से या बिना सोचे समझे लिया गया है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अच्छा। तो हाँ, शक्ति है, पर यह बेलगाम नहीं है। इसका आधार तर्कसंगत और न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो क्षमादान के अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी राज्यपाल की भूमिका है। अनुच्छेद 217 का जिक्र आता है। सही कहा आपने। अनुच्छेद 217 के अनुसार यद्यपि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, वो तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही पूरी होती है। अच्छा, परामर्श। हाँ, और ये परामर्श महज एक औपचारिकता नहीं है। ये हमारी संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो राज्य की परिस्थितियों की समझ को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करता है। और शपथ ग्रहण के बारे में क्या? हाँ, वो भी अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के जो नवनियुक्त न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। ओके। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कृत्य है जो न्यायाधीशों की संविधान और विधि के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। ये तो उच्च न्यायालय की बात हुई। अब जिला स्तर पर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में राज्यपाल की क्या भूमिका है? अनुच्छेद 233 और 234 शायद इसी से संबंधित हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय से परामर्श करके? जी। इसी तरह अनुच्छेद 234 के अनुसार
जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय से विचार विमर्श के बाद की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की निचली न्यायपालिका में नियुक्तियां एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत हों। एक और पहलू जो अक्सर सुनने में आता है वो है भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति। जी, क्या इसमें भी राज्यपाल की कोई भूमिका है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार कह सकते हैं राजनीतिक रूप से संवेदनशील शक्ति है। संवेदनशील तो होगी ही। जी, राज्यपाल किसी मंत्री या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार या अन्य आपराधिक मामलों में अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकते हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2004 को यह स्पष्ट किया था कि इस मामले में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या? हाँ। बाध्य नहीं है? जी हाँ, वे अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सरकार की सलाह के बिना भी अनुमति दे सकते हैं? बिल्कुल। अरे वाह। इसके वास्तविक उदाहरण भी हमने देखे हैं, जैसे बिहार के तत्कालीन राज्यपाल ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति दी थी। हाँ, वो मामला तो बहुत चला था। और अभी हाल ही में 2024 में कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विरुद्ध एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी। अच्छा, हाल ही में भी हुआ है? जी। ये दिखाता है कि ये केवल कागजी शक्ति नहीं बल्कि एक वास्तविक नियंत्रण का साधन है। वाओ, यानी एक चुने हुए मुख्यमंत्री या मंत्री के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की कुंजी राज्यपाल के पास हो सकती है, और वो भी बिना सरकार की सलाह के। ये तो राज्य की राजनीति और प्रशासन पर एक बहुत बड़ा नियंत्रण बिंदु हुआ, निश्चित रूप से। तो अगर हम संक्षेप में कहें, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान, अनुच्छेद 217 और 219 के तहत उच्च न्यायालय से संबंधित परामर्श व शपथ, अनुच्छेद 233 व 234 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अभियोजन की अनुमति देना शामिल है। ये सभी मिलकर राज्यपाल को राज्य की न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण संरक्षक बनाते हैं। तो हमने देखा कि न्याय प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका एक संरक्षक और संतुलनकर्ता की है। लेकिन क्या होता है जब स्थिति स्पष्ट न हो, जब संविधान या परिस्थितियां राज्यपाल को खुद फैसला लेने की छूट या जिम्मेदारी देती हैं? हाँ। यहीं पर उनकी स्वविवेकी शक्तियां सामने आती हैं, जो शायद उनकी भूमिका का सबसे चर्चित और कह सकते हैं जटिल पहलू है। अनुच्छेद 163 इसी की बात करता है ना? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 163(1) सामान्य नियम बताता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। जी, सामान्य नियम तो यही है। लेकिन इसी अनुच्छेद का खंड 2 एक महत्वपूर्ण अपवाद स्थापित करता है। अच्छा, अपवाद? जी, यह कहता है कि यदि संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वो अपने किसी कार्य को स्वविवेक से करे, तो उस कार्य के बारे में उसका स्वविवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अंतिम होगा। हाँ, और उसके किसी भी कार्य की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे स्वविवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, इन स्वविवेकीय शक्तियों को हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से? पहली, संविधान प्रदत्त शक्तियां, जो सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं, और दूसरी, परिस्थितिजन्य शक्तियां, जो किसी विशेष राजनीतिक या प्रशासनिक स्थिति के पैदा होने पर राज्यपाल द्वारा अपने निर्णय और सूझबूझ से इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, एक जो संविधान में लिखी हैं और दूसरी जो हालात के हिसाब से उभरती हैं। बिल्कुल। तो पहले संवैधानिक शक्तियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, ये कौन कौन सी हैं और इनका क्या महत्व है? मुख्य संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियां इस प्रकार हैं। पहली, अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। विधेयक को रोकना? हाँ, रोकना या राष्ट्रपति के पास भेजना। ये तब किया जाता है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो या राष्ट्रीय महत्व का हो। ये केंद्र राज्य विधायी संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरी, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना। हाँ, ये तो बहुत सुना है, राष्ट्रपति शासन। जी, ये राज्यपाल की सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद शक्तियों में से एक है, क्योंकि इसका सीधा असर राज्य की चुनी हुई सरकार पर पड़ता है। सही बात है। और तीसरी, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से प्रशासन और विधान संबंधी कोई भी जानकारी मांगना। यह राज्यपाल को राज्य के कामकाज से अवगत रहने का अधिकार देता है। जानकारी मांगना, ठीक है। चौथी, किसी साधारण विधेयक को, मतलब धन विधेयक नहीं, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजना। एक बार वापस भेज सकते हैं। जी। और पांचवी, अनुच्छेद 371 और अनुसूची 5 व 6 के तहत कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड आदि के विशेष क्षेत्रों के विकास या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को कुछ विशेष जिम्मेदारियां और विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। अच्छा, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 356 का जिक्र होते ही विवादों की याद आ जाती है।
इस शक्ति का प्रयोग अक्सर केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। ये सच है कि अनुच्छेद 356 का इतिहास विवादों से भरा रहा है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसके प्रयोग पर कई सीमाएं लगाई हैं, जैसे एसआर मुंबई मामले में। हाँ, मुंबई मामला। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से ये शक्ति राज्य में संविधान का शासन सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम उपाय के रूप में रखी गई है। ठीक है, ये तो हुई संवैधानिक शक्तियां। अब उन परिस्थितियों के बारे में बताएं जब स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि राज्यपाल को अपनी विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी परिस्थितिजन्य स्वविवेक। हाँ, परिस्थितिजन्य स्वविवेक का प्रयोग तब होता है जब राजनीतिक समीकरण स्पष्ट ना हो या कोई संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो जाए। जैसे कि इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली, सरकार गठन संबंधी। जैसे मान लीजिए चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, तो मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए? हाँ, ये तो होता है कई बार, त्रिशंकु विधानसभा। बिल्कुल, यहाँ राज्यपाल को ये देखना होता है कि कौन सा नेता या गठबंधन सदन में स्थिर सरकार दे सकता है, या फिर कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई निर्विवाद उत्तराधिकारी ना हो। अच्छा, दूसरी श्रेणी? दूसरी, सरकार की स्थिरता और जवाबदेही संबंधी। जैसे यदि मंत्रिमंडल विधानसभा में विश्वास मत खो दे पर इस्तीफा न दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकते हैं, सरकार को हटा सकते हैं। जी, या यदि मुख्यमंत्री सदन में बहुमत साबित करने के निर्देश को मानने से इनकार कर दे। तीसरी, प्रशासनिक और न्यायिक जवाबदेही, जैसे हमने पहले चर्चा की। मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देना, ये भी परिस्थितिजन्य विवेक में आता है। हाँ, मतलब है ही। चौथी, विधानसभा संबंधी। गंभीर राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट के समय विधानसभा को भंग करने का निर्णय लेना, ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। विधानसभा भंग करना। जी। और पांचवी, एक अतिरिक्त भूमिका। यदि राज्यपाल किसी पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे हों, तो उस भूमिका में वे मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि राज्यपाल के पास इन विशेष परिस्थितियों में काफी अधिकार आ जाते हैं। लेकिन क्या ये विवेक पूरी तरह उनकी निजी समझ पर निर्भर करता है? इसकी क्या सीमाएं हैं? कोई रोक टोक है या नहीं? नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा, यह असीमित या मनमाना नहीं हो सकता। नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा 2016 का मामला इस संबंध में एक मील का पत्थर है। नबाम रेबिया। जी, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं। उनका प्रयोग मनमाने ढंग से, दुर्भावना से या असंगत उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। तो अदालतें यहाँ भी देख सकती हैं? बिल्कुल। न्यायालय ने जोर दिया कि राज्यपाल की कार्रवाई का आधार तर्कसंगतता, निष्पक्षता और संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। वे केवल वही कर सकते हैं जो संवैधानिक रूप से उचित हो। क्या हाल के कुछ उदाहरणों से ये और स्पष्ट होता है कि इन शक्तियों का प्रयोग कैसे होता है और विवाद क्यों उठते हैं? हाँ, कुछ मामले इन शक्तियों की जटिलता को उजागर करते हैं। जैसे 2016 का अरुणाचल प्रदेश मामला, जहां विधानसभा सत्र बुलाने के समय को लेकर राज्यपाल के निर्णय पर सवाल उठे थे और न्यायालय ने उनकी शक्तियों की सीमाएं फिर से परिभाषित की। हाँ, वो मामला याद है। या 2005 में झारखंड में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किसे सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, इस पर राज्यपाल के निर्णय पर काफी राजनीतिक बहस हुई थी। मुख्यमंत्री चुनने का विवेक। 2024 में कर्नाटक में मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्राथमिकी की अनुमति देना, जैसा हमने पहले बात की, वो न्यायिक विवेक का एक हालिया उदाहरण है। सही। और कई बार विभिन्न राज्यों में विधेयकों को अनुमति देने में देरी या उन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, यानी अनुच्छेद 200 का प्रयोग, इस पर भी विवाद होते हैं। जैसे तमिलनाडु के संदर्भ में मामले न्यायालय तक पहुंचे। हाँ, विधेयकों को लेकर भी अक्सर खींचतान रहती है। जी, ये दिखाता है कि विधायी प्रक्रिया में भी राज्यपाल का विवेक महत्वपूर्ण और समीक्षा योग्य है। तो अगर हम सार देखें, अनुच्छेद 163(2) स्वविवेक का संवैधानिक आधार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 200, 356, 371 और अनुसूची 5 व 6 कुछ विशिष्ट संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां देते हैं। सही। इनके अलावा राजनीतिक अस्थिरता या अस्पष्टता की स्थिति में परिस्थितिजन्य विवेक का प्रयोग होता है, लेकिन ये सब न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक औचित्य की सीमाओं के भीतर ही मान्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। राज्यपाल की इस दोहरी भूमिका, एक संवैधानिक प्रमुख और विषम परिस्थितियों में एक निर्णायक कर्ता को लेकर अलग अलग समय पर विद्वानों और नेताओं ने अपनी राय दी है। हाँ, कुछ कथन बहुत प्रसिद्ध हैं। जी, जैसे संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी ने राज्यपाल को संवैधानिक औचित्य का प्रहरी कहा था, जो संविधान की रक्षा करता है। प्रहरी यानी गार्डियन। हाँ, वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही सरोजनी नायडू का प्रसिद्ध कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया समान है। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, ये तो बिल्कुल विपरीत बात लगती है। हाँ, ये शायद उनकी शक्तियों पर मंत्रिपरिषद के प्रभाव और सीमाओं की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का मानना था कि राज्यपाल के माध्यम से भारत में प्रांतीयवाद पर नियंत्रण हुआ,
जो राज्यपाल की भूमिका को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। केंद्र के एजेंट के तौर पर। जी, ये अलग अलग दृष्टिकोण है। निष्कर्ष ये है कि राज्यपाल केवल एक रबर स्टैंप नहीं है, वे राज्य में संविधान के सजग प्रहरी हैं। सजग प्रहरी। स्वविवेकीय शक्तियां उन्हें राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर कठिन परिस्थितियों में संविधान की रक्षा के लिए निर्णय लेने की क्षमता देती हैं। लेकिन यह शक्ति एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। इसका प्रयोग संवैधानिक मर्यादा, तर्कसंगतता, निष्पक्षता और केवल लोकहित में ही होना चाहिए। यह शक्ति वास्तव में एक तरह से संविधान के अपने विवेक का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर राज्यपाल की भूमिका एक बहुत ही महीन धागे पर संतुलन साधने जैसी है। वे राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं, न्यायिक प्रक्रिया के संरक्षक हैं और कुछ विशेष क्षणों में अपने विवेक से राज्य को दिशा भी देते हैं। बिल्कुल। इस संतुलन बनाए रखना निस्संदेह एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भविष्य के लिए खड़ा होता है। क्या प्रश्न? ये देखते हुए कि स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में पक्षपात या विवाद की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं या कह सकते हैं सुरक्षा उपाय विकसित किए जा सकते हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो कि इन शक्तियों का प्रयोग हमेशा बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के केवल संवैधानिक सिद्धांतों और राज्य के व्यापक हित को ध्यान में रखकर ही किया जाए। ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर निरंतर विचार विमर्श आवश्यक है ताकि राज्यपाल की भूमिका और मजबूत और निष्पक्ष बनी रहे। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से राज्यपाल की न्यायिक और स्वविवेकीय शक्तियों की जटिलताओं और उनके महत्व को समझने में मदद मिली होगी। आशा तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कुछ और नई जानकारियों को खंगालेंगे। तब तक सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें। नमस्कार।